तो गाइस आज से हम लोग चेनसो मैन का सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं रेज़े आर्क के बाद। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग छोटे डेंजी को देखते हैं जो कि कहीं दरवाजे के आगे खड़ा है और उसे कोई कहता है कि उस दरवाजे को मत खोलना। तो अभी हमारे डेंजी की आँख खुल जाती है। हाँ, सपना देख रहा था ये। इसके आगे मियावी भी खड़ी होती है। ये मियावी को कहता है कि मैंने आज फिर से एक अजीब सपना देखा। तो अभी ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर पावर मियावी को कह रही होती है कि तुम तो धोखेबाज निकली, तुम जाकर डेंजी के साथ सो रही थी जबकि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। धोखेबाजी इंसानियत के खून में है। तभी वो आकी को कॉफी पीते हुए देखता है और कहता है कि कॉफी को देखकर मुझे रेजे की याद आ गई। रेजे ने मेरा दिल चुरा लिया था। मुझे नहीं लगता कि आप वो खुशी मैं दोबारा कभी देख पाऊंगा। तभी वहाँ पर माँ की माँ आ जाती है जो कहती है कि काम से छुट्टी लेकर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग ट्रिप पर चले इनोशिमा में, तुम तीनों मेरे साथ जाओगे। और डेंजी उसे देखकर खुश हो जाता है। अभी तो दुखी था। आकी भी कहता है कि ठीक है हम चलेंगे। तभी पावर कहती है कि उस दिन मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। तो माँ की माँ कहती है कि अभी तो हमने दिन भी नहीं चुना। तो माँ की माँ आकी से पूछती है कि तुम काम से जब भी फ्री होगे तब हम लोग चले जाएंगे ट्रिप पर। तो आकी कहता है कि अभी तक मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली, तो कोई भी दिन चलेगा मुझे तो। और डेंजी खुश हो रहा होता है, कहता है कि माँ की माँ के साथ एक ट्रिप, शायद मैं इसी दिन के लिए जिंदा हूँ। कितना खुश है साला। तभी घर में कुछ पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले लोग घुस आते हैं जो कि माँ की माँ के कान में कुछ बताते हैं। तो पावर कहती है कि ये लोग क्या कही जा रहे हैं। तो माँ की माँ कहती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी ये लोग टीवी पर देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ आ रही होती है हमारे डेंजी की। वो कहते हैं कि एक चेनसो मैन, एक चेनसो वाला डेविल जो कि पूरे टाउन में घूम रहा है, जिसने पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो दूसरे डेविल्स को मार रहा है। हमने सुना है कि इस डेविल ने एक औरत की जान भी बचाई थी, लेकिन एक आदमी ने बताया कि इसने उसकी कार उठाकर भी फेंकी थी। तो माँ की माँ कहती है कि मैं ऐसी खबरों को टीवी से छुपा कर ही रखती थी हमेशा पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन लगता है कि इस बार डैमेज इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसे रोक ही नहीं सके। पावर कहती है कि देखो डेंजी ट्रेन पर लड़ रहा है। डेंजी पीछे मुड़कर कहता है कि टीवी पर होना कितना कूल है ना, लेकिन पीछे तो सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो माँ की माँ कहती है कि अब ये न्यूज़ टीवी पर आ चुकी है तो सभी को पता चल चुका है कि डेंजी जापान में है। चाइना और अमेरिका ज़रूर इसे चाहेंगे, मैं जानती हूँ। वो लोग जो डेंजी की तरह होते हैं, ना ही इंसान ना ही डेविड, वो लोग बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। हाकी कहता है कि बॉम्ब यानी रेजे एक सोवियत असासिन थी, वो लोग अपने लिए मुश्किल क्यों बढ़ाएंगे। यानी हमारी जो रेजे थी वो एक रशियन थी, तभी इतनी खूबसूरत थी। माँ की माँ कहती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं, चाहे किसी के भी हत्या हो डेंजी। तभी डेंजी कहता है कि तो क्या हम लोग इनोशिमा जा रहे हैं। पावर कहती है कि मेरा समर होम भी इनोशिमा है। तभी माँ की माँ कहती है कि नहीं, ट्रिप पोस्टपोन हो चुकी है। दोनों ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डेंजिंग के सपनों के अलग। माँ की माँ कहती है कि कासुकाबे और तमाकी को मियागी के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन 2 से बुलाओ और सुबारू को क्योटो के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन नंबर 1 से। उसके बंदे कहते हैं कि ठीक है समझ गए। और कहती है कि और हाँ आल्सो हीरोफोमियो शिदा को सिविलियन सेक्टर से 1 महीने के लिए हायर कर लो। और दूसरी तरफ पावर हंस रही होती है कि ट्रिप पोस्टपोन होगी। डेंजी के सपनों पर हंस रही है। माँ की माँ चाहते हुए डेंजी को बताती है कि अभी पूरी दुनिया से लोग तुम्हें असासिन करने के लिए आएंगे, यानी मारने के लिए आएंगे। तो कुछ दिनों के लिए ये समझ लो कि तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी वो जाती हुई आकी को कहती है कि एक के बाद एक मुश्किलें आती ही जा रही हैं। अगले साल हमें गन डेविल से भी जाकर लड़ना है। और आकी से कहती है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें अपॉइंट करती हूँ, तो कोशिश करना कि मरना मत। हमें गन डेविल को हराने के लिए हर किसी की ताकत की ज़रूरत है। तो अभी इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आकी एंजल डेविल से बात कर रहा होता है। एंजल डेविल जो कि इसे बताता है कि हम जो डेविल्स हैं हमेशा के लिए नहीं मरते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मर जाएं और मर के राख भी बन जाए, लेकिन जब तक लोग उनके नाम से डरते हैं वो दोबारा किसी और फॉर्म में जिंदा हो जाएंगे। वो सिर्फ इस दुनिया में वापस नहीं आते, वो हेल में भी वापस चले जाते हैं। और कहता है कि अब मुझे ये नहीं पता कि जो डेविल हेल में मरते हैं वो दोबारा इस दुनिया में जिंदा हो जाते हैं या नहीं, लेकिन डेविल्स का एक एंडलेस साइकिल है, पैदा होना और मरने का। हाकी कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन तुम तो डेविल हो ना, तुम्हें याद होगा जब तुम पैदा हुए थे। तो एंजल डेविल कहता है कि क्या तुम्हें याद है अपनी माँ की बूंद, यानी वो जगह जहाँ पर बच्चा होता है माँ के पेट में। हाकी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो एंजल डेविल कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसको मत बताना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैंने दूसरे डिवीजन के डेविल से भी ये बात पूछी थी और उन्होंने भी बोला था कि उन्हें भी मरने से पहले का कुछ याद नहीं, लेकिन उन्हें एक चीज जरूर याद थी। हेल में मरने से पहले उन्हें एक आवाज सुनाई दी थी। हाकी कहता है कि कैसी आवाज। तो एंजल डेविल कहता है कि सोचने वाली बात तो ये है कि डिवीजन में जितने भी डेविल हैं उन्हें सभी को
एक ही चीज़ याद है, यही आवाज़। आकी फिर से पूछता है कि कैसी आवाज़ थी वो। जब मैंने लास्ट टाइम चेनसो मैन का इंजन स्टार्ट किया था उसमें से जो आवाज़ आई थी वही आवाज़ है वो, यानी जो डेंजी के यहाँ पर है ना वो स्टार्ट करते हैं इंजन उसका। और अभी आकी माँ के साथ जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं। हम कुछ लोगों को यहाँ पर देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं किसी को मारने की। एक लड़का कहता है कि जापान तो बस औरतों के बारे में ही है ना, तो उसका छोटा भाई कहता है कि बड़े भाई आप हमेशा औरतों के बारे में ही सोचते रहते हैं, हम जिस भी कंट्री में जाएं। हाँ, ये तीनों भाई हैं। यह लोग टीवी पर वही चेनसो मैन को देखते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इस चेनसो मैन को मार दिया और इसे अमेरिका ले आए तो वो लोग हमें $2 मिलियन देंगे। $2 मिलियन। एक लड़का कहता है कि हमें इसे पब्लिक सेफ्टी वालों से छीनना होगा और पुलिस से भी बचना होगा। एक लड़का कहता है कि ये काम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्यों ना हम ये जॉब छोड़ दें। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि मर जाएंगे। नहीं, हम भाई नहीं मर सकते। एक कहता है कि क्या तुम मेरी डेथ को इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम खुद की डेथ को इमेजिन कर सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, गन डेविल ने हमारे घर को तबाह कर दिया लेकिन हम लोग नहीं मरे। हालांकि हमारे मॉम डैड और ग्रैंडमा सभी लोग मर गए थे लेकिन हम बच गए। गन डेविल ने इनकी भी जिंदगी तबाह की हुई है। हमें डेविल ने भी खा लिया था, हम लोगों को आग लग गई थी, हमें फूड पॉइजनिंग भी हो गई लेकिन हम लोग मरे नहीं। इसका मतलब हम तीनों भाई इमोर्टल है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं ये लोग, मार खाएंगे जाकर वो। फिर अभी अगले चैप्टर में हम लोग दो लोगों को देखते हैं एक बर्फ वाली जगह पर, जहाँ पर वो लोग एक फॉक्स का शिकार कर रहे होते हैं। लड़का पूछता है कि मास्टर आखिर इस शिकार करने का पॉइंट ही क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी की जान ली। और ये लड़की थोड़ी सी रेजे की तरह नहीं लग रही, लेकिन रेजे नहीं है ये कोई और है। तो वो कहता है कि किसी की जान लेना नहीं, मुझे तो बस अपने हथियार से एक वाइब्रेशन महसूस हुई जब मैंने उसे मारा। तो वो लड़की फिर से इससे पूछती है कि टोलका क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुमने किसी की जान ली। तो वो कहता है कि अपने घर पर मैं जानवरों की स्किन उतारा करता था, तो नहीं, मुझे कुछ स्पेशली महसूस नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये लोग उसे पका लेते हैं। ये लोग अपने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो ये लड़की फिर से उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुमने इस फोर्स की जान ली। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है। तो अभी वो टोलका से कहती है कि टोलका अब जो तुम्हारी जॉब है वो किसी डेविल को मारने की नहीं बल्कि 16 साल के लड़के को मारने की है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा ये। तो वो लड़की कहती है कि तुम इस लड़के के साथ वही करोगे जो तुमने उस फॉक्स के साथ किया था। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, पता नहीं क्यों। उसे मारना फिर उसका दिल निकालना है, हम जिंदा रहने के लिए बस यही जॉब करते हैं। तो टोलका कहता है कि मास्टर मैं उसे मार सकता हूँ। और वो लड़का कहता है कि मैं वादा करता हूँ जब मैं ये जॉब फिनिश कर लूँगा तो आप अपने डेविल हंटर की जॉब को छोड़ सकती हैं। वैसे भी आपके पास बस रहने के लिए सिर्फ आधा साल ही रह चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी की ज़िंदगी स्कूल में गुजारें। फिर इसके बाद हम चाइना में चले जाते हैं, जहाँ पर ये लड़का 4 डेविल लड़कियों के साथ कर रहा होता है। सच में मैं ये सीन दिखा भी नहीं सकता जो हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल नंगियाँ है। तो एक फौजी सा आदमी इसके पास आता है, वो इसे कहता है कि तुम्हारी अगली जॉब है इस चेनसो डेविल को मारना। तो ये लड़का कहता है कि मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। तो वो सोल्जर इसे कहता है कि यह जॉब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए जो तुम हमसे जो भी चीज़ मांगोगे अगर हमारे बस में हुआ तो हम वो तुम्हें दे देंगे। तो वो लड़का अपनी जो लड़कियां होती हैं उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तो एक लड़की कहती है कि डोनट्स, मुझे 100 डोनट चाहिए। एक कहती है ब्लड, एक कहती है हेलोवीन, और एक बेचारी क्या ही कहेगी, छोड़ो इसे। तो वो लड़का सोल्जर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़कियों को ह्यूमन राइट्स मिलें। डेविल्स के लिए नहीं, इसे ह्यूमन राइट्स चाहिए। कैसा बंदा है ये, और हाँ बेसिक एजुकेशन भी। तो सोल्जर कहता है कि ठीक है, अगर तुम सक्सीड हो गए तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर हम अपनी मम्मी माकिमा को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने सुना है कि चाइना से क्विंगसी असैसिनेशन के लिए आ रही है या फिर आ रहा है। इसी हरामी बंदे का नाम है जो सो रहा था। और माकिमा कहती है कि मुझे लगता है कि उसके साथी भी आएंगे, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। और इसके साथ हमारा मोगर किशिबे भी होता है जो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उसके साथ इतनी आसानी से लड़ूंगा। अगर तुमने सारी इंसानियत को उसके साथ एक टूर्नामेंट में रख दिया ना नकल फाइट के लिए, तो उसमें क्विंग से पहले नंबर पर आएगा। तो माकिमा कहती है कि मुझे नहीं लगता वो अकेली है जो यहाँ पर आएगी। अकेली क्यों कह रही है, ये लड़की है क्या? खैर बाद में पता चलेगा। खैर क्विंगसे की हमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्विंगसे से भी ज़्यादा जो खतरनाक है जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए वो है जर्मनी का सेंटा क्लॉज। तो किसी पे कहता है कि तुम्हें लगता है वो आएगा। तो माकिमा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कि वो ओल्ड एज की वजह से मर गया, लेकिन फिर भी अगर उसने हमारे ऊपर अपनी डेविल की ताकत यूज़ कर ली
तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा, हमें प्रे करना चाहिए कि वो मर गया हो। फिर इसके बाद हम जर्मनी का सीन देखते हैं। भाई जर्मनी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्री है। तो अभी वहाँ पर हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। उसके पास एक और आदमी आकर बैठ जाता है जो कहता है कि क्रिसमस आ रही है। तो ये बुढ़ा आदमी कहता है कि हमें प्रेजेंट किसे देना है। तो वो बताता है कि जापान के अंदर एक चेनसो मैन नाम का बंदा है उसे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा इनाम क्या होगा। तो वो आदमी बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि मुझे 4 अच्छे दिखने वाले बच्चे चाहिए। जब बच्चे चाहिए कितना आरामी। तो वो आदमी से पूछता है कि किस पर्पज़ के लिए। ये कहता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और 1 प्लेजर के लिए। का और उचिमारू का दादा है ये। तो अभी वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं इसे अरेंज कर दूंगा। फिर इसके बाद हम अपने डेंजी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ है, जो कि सोच रहा होता है कि हर किसी को मेरा दिल क्यों चाहिए, आखिर ये पोचीदा है क्या चीज़, और मेरी ट्रिप भी कैंसिल होगी मिस माकिमा के साथ। तभी वहाँ पर आकी आकर उसके ऊपर बैठ जाता है। ये कहता है कि मैं कोई कुर्सी नहीं हूँ। तो आकी कहता है कि ऐसा नहीं है कि असासिन्स हमेशा तुम्हें मारने के लिए आते रहेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी असासिन्स आएंगे तुम्हें मारने के लिए उन सबको ख़त्म कर लिया तो दूसरी साइड वाले वेटिंग गेम खेलने लग जाएंगे, यानी इंतज़ार करने लग जाएंगे। उस वक्त हम लोग ट्रिप पर जा सकते हैं। मिस माकिमा ने ये नहीं बोला कि ट्रिप कैंसिल हुई है, उन्होंने बोला था कि ट्रिप पोस्टपोन हुई है। तो डेंजी कहता है कि अगर मैंने उन सभी लोगों को मार दिया तो मेरा इनोशिमा जाने का सपना पूरा हो जाएगा। शुरू में हम लोग पावर और डेंजी को देखते हैं जो कि एक रिवर के पास खड़े होकर राइस बॉल्स खा रहे होते हैं। तभी डेंजी का राइस बॉल नीचे गिर जाता है और वो उठाकर उससे फिर से खाने वाला होता है, लेकिन एक आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम नीचे से कोई भी चीज़ उठाकर नहीं खा सकते। ज़मीन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और तुम बीमार हो सकते हो। तो डेंजी कहता है कि मेरा फूड है, मैंने इसे खरीदा था, मैं जो मर्जी करूँ इसके साथ। तो आके डेंजी को कहता है तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, उनकी बात सुनो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा इसके। एंजल डेविल भी कहता है कि उनकी बात सुनो, वो ठीक कह रहे हैं। और वहाँ पर 2 और आदमी होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो ये हमें तुम्हें गार्ड करने में इंटरफेयर करेंगे, यानी ये डेंजी को गार्ड कर रहे हैं, एक और लड़का इसके साथ। लेकिन डेंजी हमारा है ही हरामी, उसे फेंकने की बजाय खा ही जाता है और कहता है कि मैंने इसे अपने पेट में फेंक दिया। अब वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं हूँ कासुकाबे, मैं आगे पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन नंबर 2 से, मैं हूँ इसका बड़ी तमाकी, और मैं हूँ उशिता। तो भी माकी माँ डेंजी को कहती है कि ये लोग एक्सपर्ट हैं पर्सनल सिक्योरिटी में। ये तीनों आकी और एंजल और क्योटो से 3 और लोग आएंगे जो अभी तुम्हारे साथ ही रहा करेंगे। और भी लोग छुपके से काम कर रहे हैं लेकिन तुम्हें उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं। तो डेंजी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात लग रही है। तो कासुका भी बताता है कि ये बहुत बड़ी बात है। मिस्टर सुबासा जो क्योटो से आ रहे हैं उन्होंने ही हमारे मियागी के डिवीजन को ट्रेन किया था। वो एक बहुत बिजी मैन है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो तुम्हें गार्ड करने के लिए आ रहे हैं। कासुकाबे बोलता है अब से मैं तुम्हारे बडीज का सारा रूट प्लान किया करूंगा, तुम जहाँ जाओगे जो भी करोगे। तो डेंजी कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तमीज से उनसे कहो, यस सर बोलो। तो डेंजी कहता है कि वटेवर, वो कहता है वटेवर नहीं, यस सर बोलो। इसके बाद हम लोग 2 लोगों को देखते हैं जो गाड़ी के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। लड़की कहती है कि क्या तुमने इस चेनसो डेविल के मैटर के बारे में सुना? बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन उसका फेस नहीं देखा अभी तक किसी ने, क्यों ना हम उस बच्चे को बोलती बंद करके उसके घर पर ही छोड़ दें। तो दूसरा लड़का कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कर रहे सुबारू, ऐसा क्यों है? तो वहाँ पर सुबारू भी बैठा हुआ है जो कहता है कि डेविल्स की नोज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हम उसे छुपा नहीं सकते कहीं भी। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत से डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। अभी वो खड़ा होता है और कहता है कि चलो सिगरेट का वक्त खत्म हुआ, अभी वापस टोक्यो जाने की तैयारी। फिर वो गाड़ी में बैठकर चलना शुरू कर देते हैं। तो अभी गाड़ी में सुबारू इनसे कहता है कोरुस और तेंदो तुम दोनों माकीमा से मिले हुए हो ना, वो कैसी है? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन ये गाड़ी चलाते होते हैं सामने इनके वो चेन से लगी हुई है जिससे ये लोग टायर फोड़ते हैं। तो अभी एक गाड़ी अचानक से रोकती है लड़की, लेकिन इनकी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है, इन्हें बहुत सारी चोटें लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर इन्हें गोलियां मार देते हैं। कौन लोग हैं आखिर ये? और भैंस की क्या हाल कर दिया बेचारों, बड़ा खतरनाक एनिमे है ये। एक बंदा अंदर देख के कहता है कि वो लड़की दिखने में अच्छी थी, हमने जल्दी क्यों उसे मारने में? दूसरा लड़का कहता है देखने दो, नहीं मुझे तो छोटे कद वाली लड़कियां पसंद है, बड़े हरामी लोग हैं। तो अभी ये लोग उनके लाशों को ले जाकर एक जगह पर रख देते हैं जंगल में।
ये कहता है कि हल्दो, ये तुमने पहली बार किसी बंदे को मारा है, तुम्हें कैसा लगा? तो वो कहता है कि बहुत आसान था, और मैंने अभी नोटिस किया ये तो वही तीनों भाई हैं जो पिछले वाले एपिसोड में थे, अमेरिका से आए हैं ये लोग। इसका भाई इससे पूछता है जोए तुम्हें कैसा लगा इन्हें मार के? तो जोए कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने एक रोड पर चलती हुई बिल्ली के ऊपर पाँव रख दिया और फिर उस स्टूपिड चीज ने मेरे पाँव गंदे कर दिए। या तो अभी एक बंदा बासी लेता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ? उसका भाई कहता है ठीक लग रहे हो, लेकिन अपने एक्सेंट पर ध्यान दो। उस कोरस नाम के बंदे का एक्सेंट बहुत डिफरेंट था। ये कहता है वो तो ओसाका वाला एक्सेंट था ना, क्योटो में तो ऐसे कहते हैं लेट्स गो फॉर। ये कहता है अपने एक्सेंट पर ध्यान देना, तुम अपन टोक्यो वाले लोगों से मिले हुए ना, तो ध्यान रखना। तो अब इनका भाई कहता है कि चलो चले, मुझे कुछ तो समझ आ रही है, ये लोग अभी वो क्योटो बन कर ही जाएंगे उनके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी अगले चैप्टर में हम एक रेस्टोरेंट में सभी लोगों को बैठे हुए देखते हैं। पावर अपना जो होता है बर्गर में वेजिटेबल्स वो डेंजी को देने वाली होती है, लेकिन उनका गार्ड उसे रोक देता है और इनसे कहता है कि तुम्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, चलो अपने पूरे वेजीज को बर्गर को खाओ। तो पावर कहती है तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं इस पूरी जगह को समुंदर बना सकती हूँ खून का। लेकिन हमारा डेंजी उसका बर्गर उठाकर पावर के मुंह में ठूस देता है। पावर ऐसे करती है जैसे उसे उल्टी आ रही। तभी इनके पास से एक ब्लू वाली लड़की गुजरती है। ये वही लड़की जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। ये लोग भी यहाँ पर डेंजी को मारने के लिए आए हैं। तो अभी पावर तो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और डेंजी कहता है कि फिक्र मत करो, वो वापिस आ जाएगी उसकी। लेकिन ये लोग भी उसके पीछे बाहर चले ही जाते हैं सभी लोग। अभी वो लड़की अपने लड़के के साथ बैठती है, जिसका क्या नाम था इस लड़के का, टोलका, हाँ शायद से टोलका। वो इससे पूछता है कि तुमने अपने टारगेट के साथ क्या किया, और इसके पास एक कील भी पड़ा हुआ है खून वाला। ये कहती है कि मैंने उसके ऊपर कर्स टेबल यूज किया। अगर तुम इस कील के साथ अपने टारगेट पर 4 बार टैप करते हो तो तुम उसकी जिंदगी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद भी इसकी प्राइस देनी पड़ेगी। मैंने अपने टारगेट पर ये 3 बार कर दिया है, अभी मुझे सिर्फ 1 बार और करना है, फिर मैं उसे मार। लेकिन ये वाला काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ टोलका, मैं चाहती हूँ 4थी बार तुम करो। ये तुम्हारे लिए मेरा टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं अपने जानने वाले डेविल के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनवा दूंगी। अभी अपना बर्गर उठाकर खाने वाली होती है, लेकिन इसके हाथों से वो गिर जाता है। ये कहती है कि मेरी फिंगर्स ठीक से तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि ये बीमार है ना। तो ये कहती है आई विश कि मेरा टेस्ट अभी भी ठीक हो। तो ये बर्गर खाती है और खुश हो जाती है और कहती है कि कितना डिलीशियस है ये, अगर यहाँ पर कोई लोग ना होते तो मैं यहाँ पर नाचना ही शुरू कर देती। तो अभी अगले सीन में हम लोग इस डेविल को देखते हैं, क्या है इसके हाथ में, आंखें ही, और इसका शायद से फीड नाम था। ये कोबिनी को वहाँ पर बुलाता है, कोबिनी भी वहाँ आ जाती है। वो इसे कहती है कि इस डेविल को क्या कहेंगे हम, तो वो कहता है ग्रेप्स। चलो छोड़ो, हमारा काम हो गया है, हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। तो अब ये दोनों बाहर घूमने लग जाते हैं, जहाँ पर कोबिनी आइसक्रीम खा रही होती है। वो बताती है कि मुझे ऐसे ट्रीट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलता है मैं अपने मास्क की वजह से खा नहीं सकता कुछ, लेकिन तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। कोबिनी बताती है कि मैं दूसरी बार ऐसी चीज खा रही हूँ, पिछली बार मैंने अपने मिडिल स्कूल में खाई थी जब मेरे बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। ये जिंदगी सैड है इसमें। कोबिनी कहती है यहाँ पर वायलेंस ही वायलेंस होती जा रही है। तो मास्क वाला कहता है कि वेल मैं इतना वायलेंट नहीं हूँ, मुझे वायलेंस नहीं पसंद। मुझे भी अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा याद है, जब मैं इंसान था मुझे वहाँ पर चीप चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके बाद मैं मर गया और अभी मुझे बस यही बात याद है कि मिस माकीमा ने मुझे बचाया था, मुझे वो बस पीस ही पसंद है। तभी इनके सामने एक गाड़ी आ जाती है, उसमें से एक जख्मी बंदा बाहर आता है जो कहता है कि तुम लोग पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में से हो ना। वो कहता है कि तेंदो और सुबारू को किसी ने मार दिया है, तुम लोग अपने HQ वालों को जाकर ये खबर बताओ। वो इसे पूछते हैं तुम कौन हो। ये कहता है कि मेरे बडी और मेरा मास्टर दोनों ही मारे गए हैं, या तुम अपने जाकर डिवीजन वालों को बताओ। तो अभी वो फोन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि उन्हें देखकर कहता है कि कितने इडियट है ये लोग, मेरा पब्लिक सेफ्टी बैच तो देख लेते, ये वही हरामी है अमेरिका वाला। अब हम देखते हैं पावर और टेंजी को। टेंजी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग मुझे एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। आकी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हम तुम्हें शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आकी बोलता है तुम लोगों को मारना इतना मुश्किल नहीं है इंसानों की तरह, अगर तुम लोग पास हो गए तो हम तो लोग इनोशिमा में जाएंगे। टेंजी कहता है कि हाँ हाँ इनोशिमा, लेकिन पावर कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये तो सारा इनाम टेंजी को ही जा रहा है। तो आकी पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बताती है मैं एक इंसान का सारा खून चूसना चाहती हूँ जब तक वो मर नहीं जाता। तो आके बोलता है ठीक है डेंजी, जब तुम लोग बच जाओगे तो पावर को अपना सारा खून चूसने देना जब तक तुम मर नहीं जाते। तो ये कहता है कि क्या बोली जा रही हो, और पावर बहुत ज्यादा खुश होती है। में हम लोग एक पीली सी कार देखते हैं जिसके पास हमारी डेंजी की गैंग भी चल रही है। उस कार में से कोबिनी और उसके साथ वो नकली कोरस और एक मास्क वाला डेविल निकलते हैं। आकी उसे देखकर बोलता है कोरोस बड़ी देर हो गई हमें मिले हुए, हमने सुना तुम्हारे दोस्तों के साथ जो भी हुआ, तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, अगर तुम चाहो तो ये काम छोड़ भी सकते हो।
लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों का बदला लेना है। आकी बोलता है मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तभी हम पावर को देखते हैं जो कोबेनी को कहती है क्या वो तुम्हारी कार है? कोबेनी कहती है हाँ ये मेरी ही कार है, मैंने अभी अपने पैसों से खरीदी थी। है तो पावर क्या करती है, उसके पास चली जाती है, उसकी कार में बैठ कर कहती है अब से ये मेरी कार हुई, तुमने मुझसे चुराई थी, ये मेरी कार है। बड़ी हरामी है ये भी पावर। कोबेनी उसे रोकती है लेकिन ये कहती है फिक्र मत करो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं इसे चला सकती हूँ। और अभी इस तरह कोरोस डेंजी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, और इससे हाथ मिलाने वाला होता है। लेकिन डेंजी कहता है मैं किसी के साथ भी नहीं हाथ मिलाने वाला, लेकिन वो फिर भी इसका हाथ पकड़ ही लेता है। तभी हम देखते हैं इनमें एक गाड़ी आकर लग जाती है। ये दोनों ही उड़कर बड़े दूर जाकर कहते हैं और वो गाड़ी कौन चला रहा था आपको पता ही है। और पावर सारा इल्जाम को बेनी पर लगा देती है, ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक मर्डरर हो। तभी ये लोग देखते हैं कि कोरस का चेहरा चेंज हो गया। तो डेंजी का बॉडीगार्ड बताता है कि ये तो वो अमेरिका वाला है, ये एक डेविल हंटर है अमेरिका में, इसके 2 और भाई भी हैं, और इन तीनों भाइयों ने स्किन डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये अपना चेहरा बदल सकते हैं। चलो ये लोग इससे तो बच गए। तो फिर पावर अपने ऊपर अब लेने लग जाती है सारा क्रेडिट कि मेरी वजह से तुम लोग बचे हो, मैंने इसका पर्दाफाश कर दिया। और हमारी को बेनी तो बेचारी रो रही होती है। बॉडीगार्ड बोलते हैं चलो ठीक हो गया, एक भाई तो गया, अभी सिर्फ 2 भाइयों का काम तमाम करना है हमें, और अब से हमें एक दूसरे को आईडी दिखानी पड़ेगी मिलने से पहले। और वहाँ पर ये 2 लोग भी होते हैं। ये लोग एक छोटी सी गली में आकर रोने लग जाते हैं। ये उसी के भाई हैं। अमेरिका वाले के बेचारा मर गया ना, तो ये बड़ा भाई कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। तब ये गली के कोने पर जाता है तो डेंजी का बॉडीगार्ड इसे पकड़ कर मार देता है। तभी वो दूसरे भाई के पास आता है तो वो अपना चेहरा चेंज कर देता है और वो उल्टी कर रहा होता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, एक प्रो उल्टी तो नहीं कर सकता, और वो इसे छोड़कर चला जाता है। एक भाई बचा बस। और अभी दूसरे चैप्टर में फिर से एक गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, और वहाँ पर यही हरामी लोग चाइना वाले आ चुके हैं। ये चाइना के जो हंटर है 5, ये लोग एक सुशी का रेस्टोरेंट देखते हैं और वहाँ पर सुशी खाने लग जाते हैं बैठकर। और वहाँ पर भी ये हेलोविन हेलोविन ही बोली जा रही है। वो दूसरे वाली लड़की इसे क्वांगसा बुलाती है, लेडी क्वांगसा ये नाम इसका। ये भी लड़की है वैसे, पिछले चैप्टर में ऐसे लड़का मांग रहा था मैं। ये लोग मजे से सुशी खाते हैं। क्वांगसी बोलती है आज के लिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, जॉब हम कल को करेंगे। फिर इसके बाद हम एक घर पर आते हैं जहाँ पर फिर से एक बार कुरोस बैठा हुआ है। इस बार ये जो एक भाई बचा नहीं था इनका, उसने चेहरा चेंज करके कुरोस का बना लिया अपना, और उसी के घर में बैठा हुआ है। और ये असली कुरोस की दोस्तों की फोटो देख रहा होता है। तो भी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो इसे कहता है कि बड़ी देर हो गई हमें मिले हुए, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। फिर ये लोग बैठकर कुछ खाना शुरू कर देते हैं। वो लड़का इससे पूछता है दिन कैसा था तुम्हारा? तो वो कहता है कि बड़ा मुश्किल काम था आज। ये उससे पूछता है तो मोनो क्या तुम्हें किसी से आज कॉल नहीं आई, तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारी मॉम से? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अब कोई भी कॉल नहीं करता मेरे बॉस के अलावा। वो लड़का ऐसे कहता है तुम टोक्यो में आ गए, लेकिन यहाँ पर तुमने कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया, तुम मेरे घर में रह रहे हो। तो ये उस लड़के का घर है जिसके अंदर ही रुका हुआ है। और वो इससे कहता है कि तुम्हारी तो वो गर्लफ्रेंड भी है ना एक, उसके साथ क्यों नहीं रखते? और ये एक तस्वीर देखता है जो कुरुस ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खींची हुई है। तो वो तो मोनो लड़का इससे पूछता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बारे में परेशान हो रही थी, तुम्हारी तो अब एक गर्लफ्रेंड भी है ना, क्यों ना तुम उससे शादी करके सेटल हो जाओ। फिर ये एक और फोटो देखता है तो वो इसे बताता है ये तब की फोटो है जब हम लोग सोकर क्लब में थे, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। ये उससे बोलता है सॉरी। वो कहता है क्यों? ये कहता है नहीं, और फिर रोने लग जाता है सॉरी कहता कैसा। फिर रात को ये दोनों लेट जाते हैं। कुमोनो इससे पूछता है गुरुस तुम जाग रहे हो? मैं अपनी इन जॉब को छोड़ने का सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्लोथिंग शॉप खोल लूँ, क्यों ना तुम उसमें मेरा साथ दोगे? अगर तुम अभी भी ये डेविल हंटर वाली जॉब करते रहे तो हो सकता है एक दिन तुम अपने बड़े भाई की तरह ही मर जाओ। अपने माँ बाप की देखभाल करो। तुम्हारा बड़ा भाई क्या कहता अगर वो तुम्हें ऐसे देखता? तो ये अपने असली बड़े भाइयों को याद करना शुरू हो चुका है जिन्हें उन्होंने मार दिया है हमारी डेंजी की गैंग ने। तो भी ये कहता है हम लोग इमोर्टल है, हमारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं, हम कुछ भी फील नहीं करते। एक प्रो वो ही होता है जो अपनी जॉब को खत्म करता है। और सीरियस हो गया ये फिर से। कोमोनो इससे कहता है क्या बोली जा रही है यार तुम? फिर इसके बाद हम दोबारा शहर में आते हैं जहाँ पर ये बुढ़ा वही जर्मनी वाला सेंटा क्लॉज कुछ लोगों को हाथ लगाता है और वो सभी लोग पपेट बन जाते हैं इसके। ये कहता है कि गुड जॉब लड़के और लड़कियों, मैं अकेला सभी को प्रेजेंट नहीं दे सकता, यानी कि ये उन्हें पपेट बनाकर अपनी ताकत से अभी डेंजी को मरवाएगा। फिर के शुरू में हम सभी लोगों को देखते हैं जो डेंजी को हंट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी माँ को देखते हैं जो कई सारी लाशों के दरमियान घूम रही है
जो सेंटा क्लॉज का काम है। वो कहती है कि लगता है कि जर्मनी का सेंटा क्लॉज फाइनली यहाँ पर आ चुका है। मैं इन डॉल्स को ठिकाने लगाती हूँ। बीम, तुम जाकर डेंजी का ध्यान रखो। तो बीम कहता है ठीक है मैक्स मिस। फिर माँ कहती है प्रिंसी, तो वहाँ पर प्रिंसी भी आ जाती है। माँ बोलती है जर्मनी वालों के पास बहुत सारे डेविल्स हैं, हमें नहीं पता कि सेंटा हमारे ऊपर कौन सा अटैक करेगा। जो भी हो जाए तुम डेंजी की मदद ज़रूर करना। तो प्रिंसी कहती है मुझ पर छोड़ दीजिए, और हाँ हमारे बहुत से लोगों की जान भी गई है, हमारे जितने लोगों की बॉडीज़ को तुम रिट्रीव कर सकती हो कर लो। फिर इसके बाद हम उसी सेंटा क्लॉज को देखते हैं, और फिर हम डेंजी की गैंग को देखते हैं जो एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाने का कह रहे हैं। तो सेंटा अपने जो डॉल्स हैं उन्हें कहता है जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में जाएंगे वो लोग, तो उन्हें जाकर वहाँ पर मार देना। तो वह हमारी गैंग डिपार्टमेंट स्टोर में घुस जाती है, और ये लोग भी अपने जो हाथों को हथियार बनाकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो डेंजी का बॉडीगार्ड होता है ना, वो वहाँ पर एक चक्रा सा बना लेता है और इन पर कुछ फूंकता है, जिसकी वजह से ये सारे गुड्डे पत्थरों में बदल जाते हैं। डेंजी कहता है वो कितना कूल है ये। तो वो कहता है मुझसे थोड़ा सा दूर रहना अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। एंजल डेविल पूछता है तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं। बॉडीगार्ड बोलता है मुझे उनके फुट स्टेप से पता चल गया, वो बहुत ही सिस्टमेटिक थे। तभी इसके ऊपर एक और डॉल हमला करता है, तो ये उसे भी पत्थर बनाकर तोड़ देता है। डेंजी बोलता है आखिर ये कितने लोग हैं यहाँ पर। आखिर बोलता है मुझे नहीं पता कि सेंटा ने कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, लेकिन चाहे उसके डेविल की पावर जितनी भी हो, उसके डॉल बनाने की कोई तो लिमिट होगी ना। तभी वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स आ जाती हैं। ये लोग ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और इनके पीछे वो डॉल्स भी होती हैं। एक तो उस पावर को पकड़ लेती है, पावर मदद के लिए चलाती है, तो डेंजी उसके साथ मिलकर उन सभी डॉल्स को कूट देता है। तभी ये लोग डेंजी के बॉडीगार्ड से कहते हैं कि झूठे, तुमने हमें बताया था कि अगर इसने हमें छू लिया तो हम भी डॉल्स बन जाएंगे। तो वो बॉडीगार्ड बताता है ये चीज़ सिर्फ इंसानों पर काम करती है, तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। तभी डेंची के पीछे और डॉल्स आ जाती हैं। बॉडीगार्ड बोलता है नाकामुरा कर दो ये। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। आगे बोलता है ये आदमी कौन है। तो वो आदमी बोलता है कौन, और वहाँ पर एक भालू का हाथ आकर उन सभी डॉल्स को मार देता है। और ये बंदा भी पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन नंबर 2 से ही है। बॉडीगार्ड बताता है कि पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे डेविल्स हंटर को अलग अलग बिल्डिंग्स में छोड़ा हुआ है, ताकि हमें ज़्यादा लोगों से फाइट ना करनी पड़े। और कहता है जो लोग डॉल्स बन जाते हैं हम उन्हें दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और डेंजी को बोलता है सॉरी तुम्हें एक चारे की तरह यूज़ करने के लिए। दूसरे वाला बोलता है डॉल्स को बस करीब से ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसका मतलब है सेंटा हमारे करीब ही होगा, आज हम उसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इस प्यारी सी लड़की को भी देखते हैं और इसके चेले को भी, फिर इस मोटल भैया को भी, और हमारा सेंटा क्लॉज जो है गुड्डों की बात ही कर रहा है। हमारी कोबिनी जो अपनी गाड़ी के लिए ही रो रही है, और ये जो चाइना वाले 5 डेविल्स हैं ये अभी भी उन कामों में ही लगी हुई हैं, 5 लड़कियाँ। तो अभी अगले चैप्टर में हम लोग और भी ज़्यादा गुड्डे देखते हैं जो इन पर हमला कर रहे होते हैं। वो लड़का इन पर फिर से कौन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो उससे बचना सीख चुके हैं। तो एंजल डेविल इनसे कहता है तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। तो वो स्वॉर्ड निकालता है एक, ये वही स्वॉर्ड है जिसे इस्तेमाल करके इनकी जो उम्र होती है वो कम हो जाती है। तो एंजल डेविल अपने 5 सालों का यूज़ करता है, उन सभी डॉस को ख़त्म कर देता है। गार्ड बोलता है तो ये है वो फेमस स्वॉर्ड जिसे इस्तेमाल करके तुम्हारी उम्र कम हो जाती है। आके एंजल डेविल से पूछता है तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तो वो कहता है कि मेरी अपने भी कोई वजह है। तो गार्ड बोलता है मैंने HQ से कांटेक्ट कर लिया है, वो लोग हमें और भी ज़्यादा बंदे भेज रहे हैं यहाँ पर मदद के लिए। फिर इसके बाद हम कुछ और लोगों को देखते हैं, पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। ये लोग डोज को देखकर कहते हैं बहु कितनी ज़्यादा डोज है यहाँ पर, इन्हें खुद को छूने मत देना, अगर वो उन लोगों ने तुम्हें छू लिया तो तुम हमेशा के लिए एक डोल ही बन जाओगे। तभी इनके पीछे से वो क्विंक्सी आ जाती है अपनी लड़कियों के साथ। ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ से क्विंक्सी गायब हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो क्विंक्सी सारे डोल्स में से होती हुई डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है, और वहाँ पर ऊपर चल जाती है, जहाँ पर जाकर उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो पता नहीं क्यों टूट जाती है, तो वो अपनी 2 नई स्वॉर्ड्स निकाल लेती है। तो भी दूसरी तरफ वो लड़कियां इनसे चाइनीज़ में कुछ बोल रही होती हैं। ये लोग कहते हैं कि जापानीज़ में बोलो, ये जापान है। तो ये कहते हैं कि ये ऐसे डेविल हैं जो तुम्हें गायब कर सकते हैं। सातो अपने डेविल की पावर का यूज़ करो, लेकिन सातो का तो सर ही कट चुका है,
और हम देखते हैं कि इसका भी सर कट चुका है और इसका ही नहीं बल्कि इसके पूरे गैंग का ही सर काट दिया है किसी ने। और फिर उन सारी जो वहाँ पर डॉल होती हैं उनके भी सर कटे हुए हैं और बीच में से भी वो कटे हुए हैं। तो और ये किसका काम है? ऑफ कोर्स क्विंसी का। इसी वजह से तो उसकी जो स्वॉर्ड थी वो खराब हो चुकी थी। अभी आकी और एंजल डेविल भी ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं इससे पहले कि ये कुछ कह पाएँ। वहाँ पर क्विंसी आ जाती है जो इन पर हमला करती है। ये रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो इन्हें नीचे गिरा ही देती है और फिर पावर और डेंजी की तरफ देखती है। वही क्विंसी के साथी जो डेविल होते हैं उन्हें देखते हैं जो कुछ डॉल्स को मार रहे होते हैं। तो भी वहाँ पर हमारा किसी पे आ जाता है कोबिनी और उसके साथ जो मास्क वाला डेविल उसके साथ। वो उन्हें कहता है जाओ तुम जाकर डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ डॉल्स को मारो, इन्हें मैं संभालता हूँ। तो वो डेविल लड़की से देखकर कहती है क्या बोले जा रहे हो, मुझे जापानीज समझ नहीं आती। तो वो अपनी पावर यूज़ करके इसे देखती है और कहती है हाँ मुझे समझ आ गया, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हैं क्लॉ, नाइफ और निडल। बड़े ही खतरनाक डेविल्स के साथ तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। लेकिन ये बूढ़ा आदमी कोई स्पेशल नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और कहती है चलो लड़कियों इसे मारते हैं। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्विंसी डेंजी और उसके साथियों को बहुत बुरी तरह कूट रही होती है। डेंजी का एक बॉडीगार्ड बोलता है ऑक्टोपस, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ऑक्टोपस आ जाता है और वो फिर बोलता है इंक, जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह इंक ही इंक हो जाती है। तो ये क्विंसी के पीछे आता है एक चाकू के साथ उसे मारने के लिए, लेकिन क्विंसी इसे के एक किक मारती है और इसका जो चाकू होता है वही पकड़कर इसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कीची पे आ जाता है जो कहता है बड़ी देर हो गई हमें मिले हुए। और इसने क्विंसी के साथ ही डेविल लड़कियां भी पकड़ी हुई हैं। और वहाँ पर डेंची खड़ा हो जाता है फिर से। तो किसी पे डेंची और पावर से बोलता है तुम इन दोनों डेविल्स को संभालो, मुझे इससे कोई बात करनी है। तो इसके बाद किसी भी और क्विंसी वहाँ पर जाकर दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये कर क्या रहे हैं? क्विंसी अपने बाकी दो साथियों के बारे में पूछती है वो कहाँ हैं। किसी पे बोलता है वो मुझसे थोड़ी सी दूर भाग गए थे लेकिन पब्लिक सेफ्टी वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं, अब तक तो उन्हें पकड़ भी लिया होगा। इससे बोलता है जब तक पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले नीचे डॉल्स को संभाल रहे हैं तुम मुझसे बात करो और यहाँ से हिलना भी मत। क्विंसी इससे बोलती है क्या माँ की माँ का कॉलर पहनने की वजह से तुम सच में डॉग बन चुके हो? ये कहता है अब मेरी उम्र 50 से भी ज़्यादा हो चुकी है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और यहाँ पर वही पॉपुलर एक सीन आता है माँ की माइज लिसनिंग, कितना खतरनाक है। वो कहती है डेविल हंटर इतनी बड़ी उम्र तक जाने से पहले ही मर जाते हैं, तुम्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ये कहता है तो क्या पेंशन के ऊपर रहूं? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसने कुछ और भी लिखा होता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। यानी इनकी जो बातें हैं वो माँ की माँ सुन सकती है। ये लोग बातें तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो लिख कुछ और रहा है। इसने लिखा होता है कि मैं माँ की माँ को मारने वाला हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुमने मेरी मदद की। और डेंची ने इसकी जो साथी लड़की है डेविल उसे पकड़ा हुआ है। क्विंसी बोलती है कि शिबे एक अच्छे कुत्ते बनो और अपने कॉलर को पहने रखो, ये एक डिवाइस है तुम्हारे पुराने बॉडी से, यानी ये दोनों पहले भी साथी थे। तो अभी डेंची के पीछे वो आ जाता है जो नकली बना हुआ था घोष के। वो डेंजी को गोली मारने ही वाला होता है लेकिन किशिबे डेंजी के एक किक मारता है जिससे वो गोली से बच जाते हैं। लेकिन जो डेंजी के हाथ में होती है लड़की वो छूट जाती है और डेंजी को पकड़ लेती है और क्विंसी से भी बोलती है। तभी क्विंसी क्या करती है खड़ी होती है और थप्पड़ मारती है हमारे किशिबे के, बहुत खतरनाक। वो किशिबे के किक दे के मारती है। किशिबे इस पर चाकू मारने ही वाला होता है लेकिन ये अपनी उंगलियों से उस चाकू को पकड़ लेती है और किशिबे को बाहर फेंक देती है खिड़की से। किशिबे नीचे जाने वाला होता है लेकिन वो अपना जो एक चाकू होता है उसे दीवार में लगा देता है जिसकी वजह से वो नीचे थोड़ा सा स्लो हो जाता है लेकिन फिर भी नीचे गाड़ी के ऊपर गिर जाता है कोबिनी की। फिर से बेचारी की गाड़ी गई। अभी ऊपर वो लड़का उस डेविल लड़की पर एक गोली मारता है तो वो लड़की क्या करती है मुंह से आग निकालती है और वहाँ पर क्विंसी भी आ जाती है जो उस लड़का को भी नीचे फेंक देती है खिड़की से। वो लड़का भी नीचे जाकर गाड़ी पर गिरता है बड़ी बुरे तरीके से। वहाँ पर कुछ डॉल्स भी आ जाती हैं लेकिन ये मास्क वाला उन्हें मार देता है और बोलता है कुबिनी तुम ठीक हो? लेकिन कुबिनी तो अपनी कार के लिए ही रो रही होती है। पावर एक डेविल लड़की को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि डेंजी को जाने दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। तो क्विंसी बोलती है स्वीट हार्ट उस लड़की को जाने दो, मैं तुम्हारे से फाइट नहीं करना चाहती। तभी पीछे से हमारा बीम आ जाता है जो और डेंजी वाली लड़की के ऊपर एक कस के मारता है कमर पर। बीम बोलता है मैं तुम्हें लॉर्ड डेंजी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। डेंजी बोलता है बीम इनसे बचकर रहना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वहाँ पर एक डेंजी का कूल वाला जो बॉडी गार्ड है वो भी आ जाता है। वो क्विंसी से बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से फाइट करना चाहता हूँ और ये दोनों फिर से हैंड फाइट करना शुरू कर देते हैं। क्विंसी उसके मुंह पर एक किक मारती है लेकिन वो भी इसके मुंह पर एक किक मार देता है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी दूर चली जाती है।
वो बोलता है तुम्हारी एक डायरेक्ट हिट ही मुझे मार सकती है, तुम्हारी ताकत इंसानों से वो डिफरेंट है ना। इस तरफ डेंजी और भीम भाग रहे होते हैं, तभी भीम का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि डेंजी के पैर में एक कील लग चुका है। डेंजी कहता है अरे मेरे पैर में तो कील लग गया, मैं भाग नहीं सकता। तभी डेंजी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। डेंजी कहता है ये क्या हो रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा खुद से, या आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी हम देखते हैं एक चीज डेंजी को खाना शुरू कर देती है और डेंजी नीचे गिर जाता है खून के साथ। भीम डेंजी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर टोलका आ जाता है जो भीम के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। के शो में हम लोग डेंजी और भीम को नीचे पड़े हुए देखते हैं। वहाँ पर टोलका भी उन्हें देख रहा है। तभी टोलका के पीछे से उसकी मास्टर आ जाती है जो इसे कहती है कि टोलका तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर प्राउड है। तो वो कहता है कि मास्टर हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। तो वो कहती है कि बॉडी को ठिकाने लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है क्या मतलब आपका। ये बोलती है तुम हमेशा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आए हो, कभी कभार मैं तुम पर बहुत ज्यादा हार्ड होती थी, लेकिन वो तुम्हारे अपने ही भलाई के लिए था। अब तुम भी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर हम इनके कुछ मोमेंट देखते हैं पास्ट के। ये टोलका के करीब जाती है, उसे कहती है टोलका अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक सफोकेटेड डोल कैसे बनाते हैं। पहले तो एक इंसान को चुनो जिससे तुम्हें डोल बनाना है, फिर उसके अंदर वो इमोशन डालो जो इंसानों में होते हैं, फॉरशिप, पिटी और सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट गिल्टी। तो अभी वो टोलका को छूती है और उसे पता नहीं क्या होने लग जाता है और कहती है कि फिनिश हो गया ये, यानी मुझे लगता है कि इसने टोलका को धोखा दे दिया। फिर इसके बाद हम अपने सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो अंदर जाता है और अभी अंदर आके हमारा खड़ा हो जाता है और देखता है कि क्विंसी डेंजी के बॉडी गार्ड को बहुत बुरी तरह कूट रही है और उसे उठाकर खिड़की से बाहर भी फेंक देती है, लेकिन वो अपने ऑक्टोपस की मदद से वहां से बच जाता है। फिर वो इन सभी लोगों की तरफ देखती है, आकी और एंजल डेविल, कि अब तुम्हारी बारी है। आकी कहता है क्या ये फ्यूचर है। फिर हम इन तभी तीनों लोगों को देखते हैं और ये लड़की बाहर खड़ी है जो कहती है बाय बाय ग्रैंडपा, और अंदर जो होता है सेंटा क्लॉज वो खुद ही अपने आप को मार लेता है और कहता है मैं अपने प्यारे बच्चों को अपना दिल देता हूँ। और ये दोनों कहते हैं इसके बदले हेल डेविल इस डिपार्टमेंट स्टोर में जो भी जिंदा चीजें हैं प्लीज उन्हें अपने पास बुला लो। तो अभी हम 3-4 बच्चों को खाना खाते हुए देखते हैं, उनमें से 3 के आगे एक उंगली आ जाती है और सेंटा क्लॉज मर जाता है। फिर इसके बाद हम अपनी गैंग को एक अजीब सी काली सी जगह पर देखते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन सी डार्कनेस है। वैसे वहाँ पर कोबिनी भी है और बाहर किशिबे, और ये तीनों कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो एक डोल के ऊपर बैठ जाती है और कहती है डोल का हैव अ गुड ट्रिप। तभी उस डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर एक बड़ा सा आता जाता है और कट जाता है और फिर हम इन सभी लोगों को एक फूलों वाले गार्डन में देखते हैं जहाँ पर इनके ऊपर कुछ दरवाजे भी बने हुए हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 64 शुरू होता है जिसका नाम है वेलकम टू हेल। तो अभी आकी बोलता है हम लोग आखिर है कहाँ, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। वो डेंजी के करीब जाता है, उसकी चेन खींचता है उसे चेन सो बुलाने के लिए, लेकिन उसके माथे से थोड़ी सी ही चेंसो बाहर आती है। क्विंसी बोलती है ये पूरी तरह चेंसो मैन नहीं बन रहा, हमें थोड़ी देर के लिए दोस्ती कर लेनी चाहिए, मुझे फ्रेंड्स की हालत अच्छी नहीं लग रही। और वहाँ पर जो डेविल होते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और इस मास्क वाले की भी हालत अच्छी नहीं है। आकी एंजल डेविल से पूछता है एंजल डेविल क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है। तो एंजल डेविल कहता है हम अब नहीं बचेंगे, ये हेल है, हम लोग हेल में आ चुके हैं। क्विंसी बोलती है क्या यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता है। तो क्विंसी के साथ ही खड़ी होती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ऐसे बातें करने लग जाती है और कहती है हमें कोई एक बहुत ही डेंजरस डेविल देख रहा है। वो डेविल गन डेविल से भी ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम ही बहुत ज्यादा खतरनाक है डेविल का। वो एक ऐसे डेविल है जिन्होंने कभी भी मौत नहीं देखी। लेडी क्विंसी क्या मैं खुद को मार सकती हूँ। तो क्विंसी बोलती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। सभी डेविल बोलते हैं वो आ रहा है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक अजीब सी ब्लैक चीज नीचे गिरती है। ये लोग तो लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ये अजीब चीज, ये जो एस्ट्रोनॉट के होते हैं ना मास्क वगैरह, ये हैं और इनका जो आधा हिस्सा है वो इस साइड पर है और इन्होंने हाथ बांधे हुए हैं जैसे प्रे कर रहे हैं, और इनका जो पैर वाला आधा हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है दूसरी साइड पर। और वहाँ पर एक फ्रॉग भी है। ये लोग तो डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक 3 मुंह वाला स्केलेटन आता है जो इन सभी के बाजू काट देता है। क्या हाल कर दिया। टोलका बोलता है मैं हूँ डोल डेविल, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट था मैंने आपको चेंसो मैन का दिल लाकर दे दिया है, प्लीज अब मुझे ताकत दीजिए माकी माँ को मारने के लिए। डेंजी बोलता है अबे क्या बोले जा रहा है तू। फिर इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर सेंटा क्लॉज के पास एक आदमी आया था ना, और वो बताता है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए। उस आदमी ने भी सेंटा क्लॉज के पास एक पेपर छोड़ा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि माकी माँ हमें सुन सकती है, तबाही के दिन करीब आ रहे हैं, हमें माकी माँ को मारना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम फिर से
टोलका की मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक बड़ा सा हाथ आता है जिसमें एक ब्लैक सी चीज है। वो कहती है कि डार्कनेस डेविल के फ्लैश का एक टुकड़ा, और वो इसके मुंह में डाल देता है और ये उसे खा लेती है। अभी एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। अभी चलते हैं एपिसोड 7। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग इन सभी बेबस लोगों को देखते हैं और हेल डेविल टोलका का सर पकड़ता है और उसका सर धड़ से अलग ही कर देता है, और बॉडीगार्ड अपने कटे हुए हाथों से जो खून निकल रहा होता है उससे ना जमीन पर कुछ बनाने लग जाता है स्टोन डेविल को बुलाने के लिए। लेकिन वो हेल डेविल स्टोन डेविल को भी पकड़ देता है और उसे तोड़ देता है, और उसके साथ साथ उसका जो मास्टर होता है वो भी सारा टूट जाता है। यानी ये तो क्या बेचारा। ये मास्क वाला डेविल को बीनी को अपना मास्क उतारने को कहता है, और हम देखते हैं बीम डेंजी के पास जाता है और उसे अपना खून पिलाने लग जाता है और कहता है लॉर्ड चेनसो प्लीज उठ चाहिए और हमारी विश पूरी कीजिए। तो हेल डेविल उसे भी काट देता है। यार हमारा बीम इतना अच्छा करैक्टर था। और अभी बारी आती है कि इनकी। हम देखते हैं कि हेल डेविल ने कोइंगसी और उसके साथी सभी को काट दिया है। अभी पावर थोड़ी सी बची हुई है, उसके भी चोटें लग चुकी हैं। वैसे इसने अपना मास्क उतार दिया है और इसकी 4 आंखें हैं। ये हेल डेविल पर अटैक करता है, लेकिन हेल डेविल कुछ बोलता है जिसकी वजह से इसके पूरे शरीर में छेद हो जाते हैं। चीज बना दिया इसे। अभी डेंजी खड़ा होता है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हमारा आकी इन सभी लोगों को देखता है और उसे हम हीमीनो याद आती है और कहता है फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हेल डेविल अपने हाथ बांधता है जिसकी वजह से डेंजी के शरीर के सारे हिस्से ही मुड़ जाते हैं। बाजू कहाँ हो गई, लात कहाँ हो गई। अब ये मास्क वाला फिर से उसके ऊपर अटैक करता है हेल डेविल पर, लेकिन हेल डेविल इसके अंदर स्वॉर्ड ही घुसा देता है और क्या हाल कर दिया, हर जगह खून ही खून। तो अभी अगले चैप्टर में एंजल डेविल को देखते हैं जिसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है, और इसके साथ साथ आकी भी गिर जाता है नीचे। तभी वहां से वो आ जाती है प्रिंसी जिसे माकीमा ने भेजा था। वो भी इस पर अटैक करती है हेल डेविल पर, लेकिन ये उसके भी बाजू और टांगे काट देता है। अभी दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं जो कुछ लाशों पर बैठी है और कहती है डार्कनेस डेविल मुझे ये वहाँ पर आने के लिए कह रहा है ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। यहाँ पर प्रिंसी कहती है मिस माकीमा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। माकीमा बोलती है मुझे बुलाओ। वो कहती है ठीक है, और वो आधा कट जाती है और तभी वहाँ पर माकीमा भी पहुंच जाती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और हेल डेविल के मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका है। माकीमा भी टोलका की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन वो डेविल माकीमा का सारा हाथ ही मरोड़ देता है। माकीमा टोलका को छूती है तो टोलका कहने लग जाता है हेल डेविल मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ, तो प्लीज हम सभी लोगों को वापस अपनी दुनिया में भेज दीजिए। तभी माकीमा के पेट में एक तलवार घुसती है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक पार्क में पहुंच चुके हैं। और अभी हम टोलका की मास्टर को हंसते हुए देखते हैं जो कहती है तो ये है डार्कनेस डेविल की पावर, और ये क्या हो गया इसे गुड्डो के साथ मर्ज होगी ये भी। अभी ये माकीमा के पास आती है और कहती है हेलो माकीमा नाइस टू मीट यू। माकीमा भी इससे कहती है हेलो सेंटा क्लॉज, यानी ये जो लड़की है सेंटा क्लॉज के साथ एक तरह का मर्ज हो चुकी है। माकीमा डेंजी की चेन खींचती है और कहती है इसने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खाया हुआ है, इसीलिए डार्कनेस में इस पर जो भी अटैक किए जाएंगे उनका कोई असर नहीं होगा। तो वो डेंजी से कहती है डेंजी क्या तुम मुझे बचाओगे। और ये बात सुनकर डेंजी पूरा चेनसो मैन बन जाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी चलते हैं एपिसोड 8 में। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग एक ऑक्टोपस को डोज को मारते हुए देखते हैं और ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और बात करते हैं। ये लड़का बोलता है तो मिस माकीमा का ऑब्जेक्टिव डेंजी को बचाना नहीं था है ना, प्लस उन्होंने सिर्फ थर्ड रेट डेविल हंटर को ही बुलाया। तो किसी वे बोलता है अगर तुम थर्ड रेट हो तो मैं तो फिर फोर्थ रेट हुआ। तो वो लड़का बोलता है हंटर चाहे फर्स्ट ग्रेड भी क्यों ना हो वो भी एक दिन बूढ़ा हो ही जाता है। और बोलता है मिस माकीमा और सेंटा क्लॉज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। तो किसी पे बोलता है तुम्हें यकीन है ना। ये बात माकीमा नहीं सुन रही। तो वो कहता है यहाँ पर जितनी भी जिंदा चीज़ें थी मैंने उन सभी को मार दिया, यानी बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह। क्योंकि माकीमा की जो पावर है ना वो ये है कि वो जितने भी एनिमल होते हैं बर्ड या दूसरे वो उन्हें कंट्रोल कर लेती है और कितनी भी दूरी से लोगों की बातें सुन सकती है। किसी पे बोलता है बच्चे केयरफुल रहना, ऐसे कामों में खुद को मत डालो जिसमें तुम्हें खतरा हो। लड़का कहता है मेरे फाइनल्स वैसे आ रहे हैं। तो किसी पे बोलता है हाँ तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो है ना। फिर इसके बाद हम डेंजी को और उस सेंटा को ही लड़ते हुए देखते हैं। डेंजी बोलता है तुमने पावर और बाकियों के साथ जो भी किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और ये लोग बिल्डिंग की छत पर लड़ रहे हैं। ये लड़की बोलती है मैग्निफिसेंट देखो ज़रा मेरी तरफ, मेरी बॉडी डार्कनेस में कितनी जल्दी हील हो जाती है। ये एक ऐसी बॉडी थी जिसे 1.5 साल में मरना था, लेकिन फिर भी ये कितनी जल्दी रीजेनरेट हो रही है। डेंजी बोलता है बकवास बंद करो और इससे लड़ना शुरू करता है।
लेकिन वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स आकर इस पर अटैक कर देती हैं। अभी हम छत पर देखते हैं जहाँ पर ये डेविल ने क्विंसी का सर पकड़ा हुआ है और ये क्या करती है, उसकी आंख में अपना हाथ डालती है और वहाँ से एक ये नाइफ निकाल लेती है। अभी जो सारी डॉल्स हैं वो डेंजी के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो ये लड़की ऊपर से क्विंसी का सर नीचे गिराती है उनके ऊपर ही, तो वो सारी डॉल्स जो होती हैं मरना शुरू कर देती हैं। और वहाँ पर एक ये डेविल आ जाती है। डेंजी बोलता है तुम कौन हो? ये बोलती है चेनसो मैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो इन्हें मारने में। इस बैस्टर्ड ने मेरी लड़कियों को मार डाला, यानी ये क्विंसी ही है एक टाइप की। अभी ये बोलती है ये डॉल्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, इन्हें ऐसे मारना बेकार है, हमें इनके मास्टर डॉल को ही मारना पड़ेगा। डेंजी बोलता है वो भी है, लेकिन अगर हम लोग इन्हें बिल्कुल ही ब्लेंड करके मार दें तो इस ऐसे भी हम इन्हें मार सकते हैं। और कहता है ऑल राइट, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो तो वहाँ से गायब हो चुकी है। अब इस तरह हम इसी सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा है, लेकिन तभी इसकी सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से जुड़ जाती है और ये कहती है ये तो टिकल किया मुझे, मैं अपने जो भी दर्द होता है दूसरी डोज को भी दे सकती हूँ। इसका मुंह फटता है और कहती है अरे यार, अब मैं एक इनविजिबल डेविल को कैसे मारूं? चेनसो मैन, क्या तुम मेरी सारी डॉल्स को मार सकते हो? और इसकी जो बॉडी है वो राख बनना शुरू हो चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं जो भी डॉल्स थी वो वापस अपने सेंसेस में आ चुकी हैं। ये लोग कहते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी अपने आप मूव हो रही है। डेंजी उन्हें देखता है और कहता है कि अरे यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो वो वाला काम हो गया जो फिल्मों में ईवल विलन करते हैं, यानी कि अब डेंजी को इन लोगों को मारना पड़ेगा। अभी हम अगले चैप्टर में देखते हैं जहाँ पर डेंजी इन डॉल्स से दूर भाग रहा होता है और कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं बनना चाहता, मैंने नहीं मार सकता। वो दीवार पर भागता है तो ये लोग उसके पीछे दीवार पर भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी डेंजी के आगे एक ये डॉल आ जाती है, तो डेंजी को उसे मारना ही पड़ता है। तो वो मरते मरते डेंजी को मर्डरर कह देता है और डेंजी को और भी ज़्यादा डोज घेर लेती हैं, लेकिन तभी इन डोज को कोई मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि क्विंसी ही है। वो डेंजी से बोलती है ये जो डॉल्स हैं ये इंसानों को नुकसान ही पहुंचा रही हैं, तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा, हेसिटेट मत करो। डेंजी बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहती है अगर तुमने इसे मेरी तरह समझ लिया तो तुम उसे मार सकते हो। लेकिन तभी उसके पीछे से वो डॉल डेविल आ जाती है और क्विंसी को पकड़ लेती है और कहती है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्विंसी बोलती है कि हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया, और उसे फिर से काट देती है। लेकिन अब रात हो चुकी है। ये बोलती है तो ये है असली ताकत डार्कनेस डेविल की। डेंजी बोलता है क्या ये मुझे ही लग रहा है या तुम सच में बहुत ज़्यादा करीबी हो चुकी हो? ये डेंजी को मारती है और डेंजी जाकर पेट्रोल पंप में गिरता है। ये उसे मारने के लिए आगे जा ही रही होती है और कहती है जब तुम मेरी डॉल्स को मार रहे थे तब मैंने और ज़्यादा डॉल्स बना ली, यानी कि वो जो डेविल लड़कियां थी उन्हीं को इसने डॉल बना दिया। तो वो डेविल लड़कियां को इनसे को ही मारना शुरू कर देती हैं। उसके पेट में तलवार घुसा दी और ये कहती है क्या ये भी अब डॉल बन सकती है? इस तरफ डेंजी एक पेट्रोल की कैन उठाता है और उसे अपने ऊपर छिड़क लेता है और अपने जो चेनसो होते हैं उसे आपस में रगड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारियाँ बनना शुरू हो चुकी है। इसकी मदद से वो उस डॉल डेविल को आग लगा देता है और कहता है ये है रोशनी की ताकत। अभी चलते हैं इस आर्क के लास्ट एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 8। अभी डेंजी और ये दोनों ही चल रहे होते हैं, लेकिन ये डेंजी से थोड़ा सा दूर हो जाती है और उसे बेवकूफ़ बुलाती है। डेंजी बोलता है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं रोज़ाना टीवी पर एजुकेशनल चैनल देखता हूँ। और डेंजी ने जो अपनी चैन है ना वो इसके इर्द गिर्द लिपटा दी है। डेंजी इसे अपनी तरफ खींचता है और इसके गले में अपने चेनसॉ घुसा देता है। ये कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं अपना दर्द दूसरों को दे सकती हूँ, यानी इसके डोज को। डेंजी बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी रीजनरेट करने वाली पावर अभी स्लो है रोशनी की वजह से। लेकिन तभी वहाँ पर और ज़्यादा डोज आकर डेंजी को पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। ये बोलती है मैं आज एक ऐसे कुत्ते को मारूंगी जो माँ की माँ के लिए अपनी दुम हिलाता रहता है, तो भी मर जाओ। लेकिन हमारा डेंजी भी रीजनरेट होना शुरू हो चुका है। ये बोलती है तुमने मेरी डोज का खून पी लिया। तो अभी डेंजी पर वो डोज की मारती हैं, जिसकी वजह से डेंजी नीचे गिर जाता है और ये सारी डोज उसके ऊपर फिर से चढ़ जाती हैं। ये बोलती है तुम्हें मारने के बाद मैं माँ की माँ को भी तुम्हारे पास ही भेज दूंगी। तभी डेंजी इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये कहती है कि मैं इसे समझ नहीं पा रही। अपनी डोज से कहती है इसे मुझसे दूर रखो। तो वो रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। इसकी जो चैन है, क्या ये टग ऑफ वार कह रहे हैं इसकी। एक बंदा तो गाड़ी ही लाकर डेंजी में मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसे लगता है डेंजी मर गया, लेकिन डेंजी फिर से वहाँ से निकल आता है। ये फ्रस्ट्रेट होकर कहती है तुम मर क्यों नहीं चाहते, क्या हो तुम? तो डेंजी कहता है कितना कूल है,
तुम सभी लोग मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि शेयरिंग केयरिंग है ना। और कहता है अगर माकीमा मर गई तो मैं अपनी ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगा उसके साथ। ये उस लड़के को अपनी तरफ खींचता है और वो जो जलती हुई गाड़ी थी ना वो ही इसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ये भी जलना शुरू हो चुकी है और चिल्ला रही है। डेंजी बोलता है ये है मेरी शाइनिंग पावर। अभी वो लड़की तो सारी जल चुकी है। डेंजी इसके एक डोल उठाता है और उसका खून अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। ये डेंजी से बोलती है अभी मुझे तुम्हारे बिहेवियर के पैटर्न समझ आ रहे हैं। मेरी जो डोल्स हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अगर वो किसी को छू भी दें तो दूसरा बंदा भी डोल बन जाता है। अभी वो तुम्हें मारने के लिए आते ही होंगे और छूने के बाद जो वो असासिन बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंटा क्लॉज। और यही है डार्कनेस ट्रैवल की ताकत। तो डेंजी बोलता है अगर सेंटा क्लॉज आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं वीकेंड पर आए क्योंकि उस दिन मुझे छुट्टी होती है। ये बोलती है ऐसा नहीं है कि तुम फेयरलेस हो, बस तुम बेवकूफ़ हो। ये बोलती है तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे दोस्त, सभी लोग डोल बन सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता। डेंजी बोलता है अबे ना ना, मैं तो एक इमॉर्टल को भी मार सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से क्विंक्सी आकर डेंजी की गर्दन काट देती है और कहती है ट्रूस खत्म हुई। ये डोल वाली क्विंक्सी को देखकर बोलती है एक दिन मैं तुम्हें भी अपनी डोल बना लूंगी। तो क्विंक्सी बोलती है चलो अब इसका काम भी खत्म कर देते हैं, हैलोवीन अपनी हैलोवीन की ताकत दिखाओ। और वो फिर से बोलती है वो दुबचा हैलोवीन। ये लोग किसी लाइब्रेरी में हैं, यहाँ पर भी ये लड़की हैलोवीन ही बोल रही। ये डोल वाली उससे बोलती है तो तुम मेरे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल अटैक करने वाली हो। और बोलती है ये सब यूजलेस है, इस दुनिया में जितनी भी डॉल्स हैं मेरा दिमाग उन सभी के साथ कनेक्ट है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती मुझे। तो भी फाइनली हैलोवीन वाली बोलती है, ये कहती है कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, ये नॉर्मल ही है कि सभी लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं, ये तो बस लोगों की नेचर में ही होता है। और अभी जो तुम्हारे साथ एक फिनोमेना होने वाला है वो भी एक नेचुरल कॉज की तरह ही है। तुम सोचती हो ना तुम्हें डार्कनेस ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अभी इस दुनिया में यानी इस कायनात में जितनी भी नॉलेज है वो सभी नॉलेज मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगी। यहाँ ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर हर किताब में दुनिया के बारे में नॉलेज भरी हुई है। तो ये लड़की बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे साथ क्या होगा। तो हैलोवीन बोलती है कि जब तुम्हारे दिमाग में मैं ये बातें डाल दूंगी तो तुम सिर्फ हैलोवीन के बारे में ही सोच पाओगी। तो भी ये यहाँ पर जलकर मर रही होती है और हैलोवीन ही बोल रही होती है हो गया भाई इसका काम। ये लड़के यहाँ पर खड़ी उसे देख रही होती हैं, तभी वहाँ पर किशिबे और ये लड़का आ जाते हैं। ये अपनी तलवार निकाल कर उनसे फाइट करने वाली होती है, लेकिन वो लोग अपने आंखों पर ब्लाइंड फॉल्ड लगा लेते हैं और वहाँ पर माकीमा भी पहुँच जाती है एक तलवार के साथ। क्विंक्सी उसे देखती है और सरेंडर कर देती है और कहती है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे तलवे चढ़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी लड़कियों को छोड़ दो। तो माकीमा बोलती है हाँ देखो लाश बात कर रही है। तभी उन सारी लड़कियों के गर्दनें कट जाती हैं। माकीमा ने कुछ किया भी नहीं, खड़े खड़े ही देखो उनका क्या हाल कर दिया। अभी दूसरी तरह हम सारी डॉल्स को देखते हैं जो भी हैलोवीन बोलना शुरू हो चुकी हैं। ये लड़का बोलता है आखिर अब ये हो क्या रहा है, क्या ये किसी नए डेविल का काम है या फिर ये कोई नया वायरस है। इस तरफ वो लड़का किशिबे से बोलता है क्या तुम अपना ब्लाइंड फॉल्ड नहीं उतारोगे। तो किशिबे बोलता है नहीं, मैं ये देखना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या कर रही है माकीमा जो ये देखना नहीं चाहता। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग पावर और डेंजी को देखते हैं और वहाँ पर आकी भी आ जाता है जिसकी एक बाजू कटी हुई है। आपको पता ही था डार्कनेस डेविल ने क्या किया था। डेंजी खड़ा होकर बताता है कि पावर पूरी रात चलाई जा रही थी। डेंजी बोलता है अच्छा हुआ तुम्हारी एक बाजू तो जुड़ गई, अब तुम खड़ा बना सकते हो। तो वो बताता है कि एंजल डेविल की कोई भी बाजू नहीं जुड़ी और वायलेंस और जो बीम था ना शार्क वो दोनों ही मारे गए और कभी नहीं रिजाइन करने वाली है। और पावर अब बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है डार्कनेस डेविल की वजह से और पावर फिर से अभी रोना शुरू हो चुकी है। टेंजी उसे पकड़ता है और वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही है, कहती है देखो मेरे मुंह में कुछ है। टेंजी देखता है और कहता है कुछ भी नहीं है तुम्हारे मुंह में। तो फिर से रोना शुरू हो चुकी है। ये कैसी पोजीशन है। फिर इसके बाद टेंजी इसे खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन खा ही नहीं रही होती। माकी बोलता है माकीमा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है वो फिर से ट्रिप पर जाए। ये सब होने के बावजूद भी फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक में टेंजी और माकीमा को देखते हैं जहाँ पर माकीमा से कह रही होती है कि मैं हैरान हूँ, तुम सर कटने के एक दिन बाद ही फिर से खाना शुरू हो गए। तो वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो माकीमा इसके लिप को छूती है और अपने लिप को छूती है, क्या कर रही है ये, और कहती है क्यों ना डेंजी हम दोनों ही इकट्ठे ट्रिप पर चलें। तो डेंजी पहले तो कहता है यार, लेकिन फिर कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, पावर की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही और उसका ध्यान मुझे ही रखना है। पावर का कितना ख्याल रखने लग गया ये। अभी प्रेजेंट में आकी डेंजी से पूछता है तुम उसके साथ क्यों नहीं गए ट्रिप पर। डेंजी बोलता है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा।
फिर इसके बाद पावर डेंजी का हर जगह ही पीछा करी जा रही है और डेंजी को आकर कहती है, डेंजी मुझे नहाना है लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती। तो फिर हम देखते हैं इन दोनों को इकट्ठे नहाते हुए। इसकी क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर डेंजी इसका कितने अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। फिर ये दोनों बाथ टब में बैठते हैं। डेंजी इसे देखकर कहता है, कितना अजीब है, मुझे कुछ भी नोटी महसूस नहीं हो रहा। तो ये सुनकर पावर फिर से रोना शुरू हो चुकी है। डेंजी पावर के कपड़े बदलता है और आके बोलता है, हम लोग 3 घंटों की शिफ्ट में सोएंगे, तो अगर कुछ हो तो मुझे यहाँ पर बुला लेना। फिर इसके बाद डेंजी और पावर इकट्ठे सोना शुरू कर देते हैं। पावर डेंजी से कहती है, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। डेंजी बोलता है, मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगा। तो वो कहती है, मेरी वजह से तुम ट्रिप पर नहीं जा पाए, इसलिए मैं तुम्हें अपना खून पीने दूंगी। डेंजी कहता है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर से रोना शुरू कर देती है और इसे अपना शोल्डर दिखाती है। तो डेंजी ये देखकर इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसका पता नहीं खून पी रहा है क्या कर रहा है, और सोचता है, पोजिता, माकी माँ ने मुझे बताया था अगर तुम अपने पार्टनर को जानते हो तो तुम उसके साथ नोटी हरकतें कर सकते हो। फिर इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो हमने सीज़न के शुरू में देखा था, जहाँ पर डेंजी दरवाजे के आगे खड़ा है और कहता है कि अब मुझे दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अभी अगले चैप्टर में आगे इनसे कहता है कि मैं होकाइडो जा रहा हूँ किसी काम से। तो वो लोग भी जिद करना शुरू कर देते हैं, हमें भी जाना है होकाइडो में, तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हारी तो ट्रिप भी कैंसिल हो गई। तो वो कहता है, मुझे वहाँ पर किसी की ग्रेव पर जाना है, तुम नहीं जा सकते मेरे साथ। तभी पावर कहती है, छोड़ो, मैं नहीं जाने वाली, अगर मैं चली गई तो मियामी का ख्याल कौन रखेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि इन्होंने मियामी को किशिबे को पकड़ा दिया है उसका ख्याल रखने के लिए। फिर ये सभी लोग एक शिप में बैठ जाते हैं जहाँ पर पावर कुछ खाती है और उल्टी करना शुरू कर देती है और शिप में उल्टी सीधी हरकतें करी जा रही है। फिर ये लोग फाइनली होकाइडो में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र पर आके प्रे करता है, जो कि इसकी फैमिली की ही कब्र है। ये देखता है कि पावर और डेंजी कुछ खा रहे हैं। ये पूछता है, तुम लोग क्या खा रहे हो। तो डेंजी बताता है कि ये चीज़ हमने कब्बों से चुराई है, जो कब्रों से उठा कर ले जा रहे थे। इसकी कितने हरामी इंसान है ये दोनों। फिर ये लोग एक होटल में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, जहाँ पर पावर अपनी वेजेस नहीं खा रही होती। तो आकी बोलता है, जो तुमने नहीं खाना वो मेरी और डेंजी की प्लेट में रख दो। तो वो सारी वेजेस इनके प्लेट में रख देती हैं। तो उसकी प्लेट में कुछ बचता ही नहीं है अब। तो ना डेंजी अपना हाथ आगे करता है, तो ये उसका हाथ पकड़कर उसका खून पीने शुरू कर देती है। डेंजी चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बगैर ऐसा मत किया करो। अब ये दोनों सो रहे होते हैं। डेंजी की आँख खुलती है और वो देखता है आकी बाहर खिड़की में कुछ देख रहा है। तो वो भी आकी के पास आ जाता है और कहता है कि बाहर क्या देख रहे हो तुम, कुछ देखने को तो है नहीं। आकी बोलता है, मैं जब भी उनकी ग्रेव देखने के लिए जाता था तो मुझे कुछ नहीं मिलता था बगैर डिप्रेशन के, लेकिन इस बार तुम लोग मेरे साथ थे तो मुझे वैसा फील नहीं हुआ। तो डेंजी भी इसके साथ बैठ जाता है। अब ये लोग वापस आ चुके हैं। किशिबे इसे अपनी कैट वापस करता है। ये भी उसे थैंक कहता है और कहता है कि कैप्टन किशिबे, क्या डिवीजन 4 ये जो गन डेबिट वाला आगे ऑपरेशन आ रहा है इससे छुट्टी ले सकता है। तो किशिबे बोलता है, मुझे लगा था कि तुम ही इसे मारने के लिए सबसे ज़्यादा ईगर होगे। कहता है, सेंटा क्लॉज ने जितने भी लोगों को हमारे को मार दिया था उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं और डिवीजन 4 अकेला नहीं लड़ेगा गन डेविल से, और भी डिवीजन 4 के साथ और भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। लेकिन अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसे छुपा कर रख दिया जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या सच में उस डेविल को मारा है जिसने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया था। क्या तुम सच में हार मानना चाहते हो। तो आकी कहता है, नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। फिर आकी घर आता है जहाँ पर टेंची कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुक किया है। और ये क्या कुक किया है इसने। आगे बोलते हैं, पर्पल दिखने वाली चीज़ क्या है। तो वो बताता है कि पावर ने इसमें ये अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है। वो दोनों ही बोलते हैं, हमने ये तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हें ये पूरी प्लेट फिनिश करनी है। तो वो खाता है और उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और ये लोग खुश हो रहे हैं उसे देखकर। तो अभी ये तीनों लेटे होते हैं। आकी बोलता है, पावर तुमने चिल्लाना बंद कर दिया कल से। पावर कहती है, शायद मैंने हेल में डार्कनेस डेविल को हरा दिया। तभी इन्हें किसी की कॉल आती है। फिर ये तीनों जाते हैं माकी माँ से मिलने के लिए। आकी बोलता है, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया। तो वो कहती है, तुमने रिक्वेस्ट की थी ना हमसे कि तुम्हारे डिवीजन 4 को गन डेविल से लड़ने के लिए मत भेजें। तो ठीक है आकी, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन पावर और टेंजी मेरे साथ ज़रूर जाएंगे। मैं उन्हें टेम्पररी डिवीजन 7 में डाल देती हूँ क्योंकि वो उन लोग मेरे अंडर थे। तुम जा सकते हो आकी। तो टेंजी कहता है, ठीक है, मैं करूँगा। पावर कहती है, मैं टेंजी की दोस्त हूँ इसलिए मैं भी ये काम करूँगी। तो उन्हें देखकर आके भी बोल देता है, मैं भी रेडी हूँ, मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो फिर वो पावर इन्हें गन डेविल के बारे में कुछ बताती है। वो कहती है, बात ऐसी है कि गन डेविल को पहले किसी ने हरा दिया है,
ये लोग कहते हैं क्या? जब सोवियत आर्मी ने गन डेविल को हराया तो वो पहले ही किसी से हारा हुआ था और अनकॉन्शियस स्टेट में था। अब गन डेविल के कुछ हिस्से डिफरेंट कंट्रीज के पास हैं। 20% अमेरिका के पास, 28% सोवियत के पास और 11% चाइना के पास है और बाकी 4% अलग अलग कंट्रीज में है और बाकी 37% दुनिया में जितने भी डेविल हैं उन्होंने गोश्त समझ के खा लिया है। तो आकी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कंस का क्या, जिन्होंने हिमीनो और बाकी लोगों को मारा था। तो माकी में बताती है वो किसी आदमी ने बनाई थी। जो लोग गन्स की ट्रैफिकिंग कर रहे थे उन्होंने किसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था जहाँ से उन्हें ये मिली थी। बाकी बोलता है ये तो झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है और कहती है कि दुनिया भर की आर्मी ने अपनी जो होती है प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत बना ली है। आके बोलता है ऐसे तो गन डेविल का डर बढ़ता ही रहेगा। तो माकी में बताती है जितना लोग गन डेविल से डरेंगे उतना ही वो ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा और वो कंट्रीज जिनके पास गन डेविल के टुकड़े हैं उनके पास एक से ज़्यादा ताकत हो जाएगी दूसरी नेशन के साथ लड़ने के लिए। तो आके बोलता है ऐसे तो वॉर हो जाएगी। बाकी माँ बोलती है हाँ वॉर ही होगी। अब बाकी बहुत टेंशन में बैठा होता है। ये लोग उससे पूछते हैं तुम इतना परेशान क्यों हो उसके लिए आखिर। तो आके बोलता है अगर हमने गन डेविल को हरा भी दिया तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पब्लिक सेफ्टी वाले और गवर्नमेंट वाले रख लेंगे। हम लोग गन डेविल को हराने नहीं जा रहे बल्कि हम लोग उन कंट्रीज से लड़ने जा रहे हैं जिनके पास गन डेविल के टुकड़े। डेंजी बोलता है क्या मतलब इसका? आकी बोलता है गन डेविल कभी नहीं मरे, कैसे लोग उसे यूज करते रहेंगे दूसरे ग्रुप्स को मारने के लिए। डेंजी बोलता है ये तो ठीक नहीं। मिस माकीमा ने मुझसे वादा किया था अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगी। फिर ये दोनों सो जाते हैं। आकी अपने बेड पर बैठा कहता है फ्यूचर डेविल मुझे फ्यूचर दिखाओ। तो वहाँ पर फ्यूचर डेविल आ जाता है। वो इसे थोड़ा सा मजाक करता है। तो आकी बोलता है वो कैसा फ्यूचर था जो तुमने आज मुझे शाम को दिखाया था? तो डेविल कहता है वो वही फ्यूचर था तो जो अभी होने वाला है। तुम और पावर दोनों ही टेंजी के हाथों मारे जाओगे। अब क्या होगा? अब फिर इसके बाद वो वाला डेविल आएगा जिस डेविल से सभी लोग बहुत ज्यादा डरते। तो अभी आकी जाकर एंजल डेविल से मिलता है और उसे ये सारी बात बताता है। तो एंजल डेविल कहता है क्या तुम मुझसे मदद लेना चाहते हो? मेरे तो दोनों हाथ भी नहीं बचे। आकी बोलता है नहीं, मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मेरे मानने के बाद जो होगा उसके बारे में। गन डेविल के मानने के बाद जो भी लोग होंगे जो लड़ नहीं सकते वो लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन तुम तो एक डेविल हो सकता है वो लोग तुम्हें मार भी दें। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये एनवलप तुम्हारी मदद करेगा। वो कहता है ये क्या है? तो वो बताता है कि ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों के लिए। अगर तुम हो सकता है तुम अगर बच जाओ तो फ्यूचर डेविल और फॉक्स डेविल के साथ कॉन्टैक्ट बना लेना। एंजल बोलता है तुम तो बहुत अच्छे निकले। बाकी खड़ा होता है कहता है कि मैं गन डेविल से लड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है ये हम लोग आखिरी बार मिलें तो इसलिए बाय। तो एंजल कहता है पेट जिन लोगों को मेरी पावर की मदद से मारा गया था वो लोग मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे डराते हैं, लेकिन अगर तुम भी मर गए तो हो सकता है तुम भी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे डराओ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जाकर ये बात हम माकीमा से करेंगे, हो सकता है वो तुम्हें बचाने की कोई तरीका निकाल लें। फिर ये लोग एक बीच के पास आते हैं। आकी बोलता है आखिर माकीमा बीच पर क्या चाहती है हमसे? एंजल डेविल बोलता है अगर तुम चेनसो मैन के हाथों ही मरने वाले हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम भाग जाओ यहाँ से। अगर चेनसो मैन तुम्हारे पीछे वहाँ तक भी पहुँच गया तो तुम और ज़्यादा दूर उसे भाग लेना। तुम मेरी तरह थोड़ी ना हो, तुम तो कोई नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो। आकी बोलता है नहीं, माकीमा, पावर और डेंजी भी यहाँ पर है। तो एंजल डेविल बोलता है तुम माकीमा को पसंद करते हो ना? तो आकी कहता है कि हाँ बहुत। वो पूछता है क्यों? तो ये कहता है पता नहीं क्यों। तभी हमें वहाँ पर माकीमा दिखती है बीच पर और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीन है यहाँ का। आगे बोलता है मिस माकीमा कल को एक बहुत बड़ा दिन है तो आप यहाँ पर बीच पर क्या कर रही हैं? तो वो भी इनसे पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आकी बोलता है मैं फ्यूचर में मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो भी जाता है मैं चाहता हूँ कि पावर और डेंजी खुशी से रहें। मेरा भाई भी मेरी वजह से मारा गया था, लेकिन अब अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ फ्यूचर को चेंज करने के लिए तो मैं करूँगा, चाहे मुझे किसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों ना बनाना पड़े। तभी माकीमा कहती है आकी क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो, अगर तुम मुझे अपना सब कुछ दे दोगे तो मैं तुम्हें ताकत भी दूंगी। आकी बोलता है क्या बोल रही हैं आप? माकीमा कहती है ये एक ऑर्डर है, मेरी बात मानो। इस तरफ एंजल डेविल बीच को देखकर कहता है ये जगह मुझे याद है, यहाँ पर मैं किसी से तो मिला था जिसने मुझे सिखाया था लड़ना, जिसके साथ मैं रहा था और जिसके साथ मैं प्यार करता था। आखिर ये क्या है? और कहता है माकीमा ने मेरे साथ क्या किया था। अब ये बीच पर बैठा होता है पास्ट में। माकीमा इसके पास आती है, इसे कहती है मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ये कहता है मेरी पावर दूसरों को मारती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो माकीमा कहती है ये एक ऑर्डर है, मैंने बोला मुझे अपनी पावर दिखाओ। कितनी ईवल है ये। तभी वहाँ पर रात हो जाती है। माकीमा बोलती है तुम्हारी पावर तो बहुत अच्छी है, और उसके नीचे जिन भी लोगों से एंजल डेविल प्यार करता होता है ना पास्ट में,
वो सभी लोग लेटे होते हैं जैसे मर गए। अभी प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पर आके बोलता है मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार हूँ। तो अभी एंजल डेविल माकीमा पर चिल्लाता है। माकीमा बोलती है ओ डियर एंजल, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो एंजल को रियलाइज हो जाता है इसकी इवलनेस का। तो वो ना अपने मुंह से वो एज कम करने वाली स्कोर निकालता है और कहता है 10 साल, और माकीमा पर अटैक करता है। लेकिन माकीमा बोलती है नीचे, तो ये नीचे गिर जाता है। माकीमा बोलती है मैं तो इम्प्रेस हो गई, तुम मेरी इस पावर से बाहर निकल आए। एंजल बोलता है तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तो माकीमा नीचे बैठती है और इसे कहती है एंजल बोलो कि तुम मुझे अपना सब कुछ दे दोगे। तो एंजल भी बोलता है मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। माकीमा बोलती है गुड बॉय। फिर इसके बाद माकीमा समुद्र की तरफ जाती है और क्या सेक्सी सीन है। माकीमा बोलती है सॉरी मुझे ऐसा करना पड़ा, गन डेविल को जो टेक डाउन करने का मिशन था वो लीक हो चुका है दुनिया भर में। कितनी ईवल है ये। फिर हम अमेरिका का सीन देखते हैं व्हाइट हाउस का, जहाँ पर प्रेसिडेंट हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है लेकिन हमें माकीमा को मारना पड़ेगा। दूसरी नेशन ने तो पहले ही गिव अप कर दिया है। नहीं, शायद उन्होंने माकीमा को एक्सेप्ट कर लिया है। माकीमा दुनिया को तबाह कर देगी, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। और कहता है गन डेविल मैं तुम्हें अमेरिका के लोगों का 1 साल का लाइफ स्पैन दे देता हूँ, उसके बदले तुम माकीमा यानी कंट्रोल डेविल को मार डालो। तो अभी हमें माकीमा का भी पता चल गया कि माकीमा एक कंट्रोल डेविल है। तो अभी माकीमा कहती है हाउ, और हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग कुछ गा रहे होते हैं। और ये सितंबर 1997 का सीन है जहाँ पर हमें गन डेविल के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि वो हर एडल्ट के सर में से 1000 मीटर तक एक गोली मार सकता है और हर बच्चे के सर में से 1500 मीटर तक, और यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं मर जाते हैं। फिर हम फाइनली गन डेविल को देखते हैं और देखो कैसा दिख रहा है, और उसकी छाती में लोगों के सर हैं। कितना भैंस की हॉरर है। और यहीं पर ये वाला सीजन एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे अगला सीजन भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे नए मांगा की रिकमेंडेशन भी कर देना। मैं तो फिल्म सागा स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। खैर अभी मिलते हैं इस वाली वीडियो में। टिल द टेक बाय बाय।